नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस बार बार मजबूती की पटरी से क्यों उतर जा रही है, बार बार वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अजीबोगरीब हादसे क्यों हो रहे हैं, और ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है क्या ये और भी खतरनाक साबित हो सकती है। वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें जोड़ी गई है, इस सब पे बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा बात इस पे करेंगे कि सरकार की वो कौन सी ज़िद है जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऐसा बना दिया है। बहुत सारी बातें होंगी, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जो जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं वो जानकारियाँ आपके लिए नहीं होंगी। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, एक QR कोड भी स्क्रीन पर है, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान दे सकते हैं, सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। मैं अभी हाजिर हूँ। मैं इन कारों की तस्वीर से शुरू करता हूँ। आपने इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें एक्सीडेंट होने पर कार के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा यहाँ गिरा तो दूसरा वहाँ गिरा। इस तरह के हादसे आजकल आम होने लग गए हैं। और ये आम क्यों हो रहे हैं, इसका वंदे भारत के साथ में एक संबंध है। वंदे भारत के साथ में अगर भैंस टकराती है और उसका आगे का पैनल उड़ जाता है, एक एरोडायनामिक पैनल बनाया गया है, गोलाई में बनाया गया है, ताकि हवा अगर ट्रेन से टकराए तो जो घर्षण होता है हवा का, उसके कारण ट्रेन की रफ्तार कम ना हो। लेकिन वो पैनल इतना कमज़ोर क्यों है, एल्युमिनियम का पैनल, फाइबर का पैनल, जो आसानी से टूट जाता है, एक गाय या भैंस से टकराकर टूट जाता है। ट्रेन के सबसे आगे जो संरचना लगी होती है वो तो एक मजबूत संरचना होती है। आपको याद होगा पुराने ज़माने में ट्रेन के इंजनों में आगे एक तिकोनी सी व्यवस्था बनाई जाती थी कि कुछ भी आगे आए ट्रेन उसको उठा के एक तरफ फेंक देती थी। वंदे भारत से वो मैकेनिज्म हटा क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी तक पहुंचने के लिए आपको पहले सरकार की फिलॉसफी तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे देश की सरकार का जो अंदाज है उसमें एक जिद है। याद कीजिए, जब नोटबंदी हुई थी तो सारी जमात, सारी कायनात एक तरफ, प्रधानमंत्री का आदेश एक तरफ, कि देखिए मुझे लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है, इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेही मेरी है, इसलिए मैं जो कहूँगा वो सबको मानना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसके बाद वो फैसला लागू कर देना पड़ता है। और इसमें तरह तरह के सरकार की एक तड़प है कुछ कर दिखाने की, और हो कुछ नहीं पा रहा, इसके कारण वो नए नए प्रयोग करती रहती है। और एक सबसे बड़ी चुनौती थी 1988 की शताब्दी एक्सप्रेस, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर चलाई गई थी, जिसकी अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर थी। 88 से 2014 आ जाता है, 16 आ जाता है, और उससे तेज़ कोई भी ट्रेन नहीं चल रही होती है। तो नेहरू के नाम की ट्रेन सबसे तेज़, सरकार की जिद है कि उससे तेज़ एक ट्रेन बननी चाहिए। और बननी चाहिए मतलब बननी चाहिए। एक्सपर्ट अगर कहते हैं नहीं सर ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, तो सरकार कहती है जितना कह रहे हैं उतना करो, करना है तो करना है। अब आप पूरी दुनिया में जाते हैं, कोच तलाशते हैं, पहले आप बुलेट ट्रेन लाने की बात करते हैं, लेकिन ट्रेन तो जहाँ भी मिल रही है आपको मजबूत मिल रही है। और भारत में अगर इस ट्रैक के ऊपर शताब्दी एक्सप्रेस से तेज़ दौड़ना है तो ट्रेन का वज़न हल्का रखना होगा। और जब आप ट्रेन का वज़न हल्का करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आजकल माइलेज बेहतर बनाने के लिए यूरो 6 की भारत 6 जो है उसके पैरामीटर्स को मैच कराने के लिए कार कंपनियां उसका वज़न कम कर रही हैं,
कार के पीछे जो टोजन करने वाला एक गोल हुक लगा होता था स्टील का, उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह एक प्लास्टिक का रिबन सा लटका दिया गया है। कार का पतरा लोहे का पतला से पतला होता चला जा रहा है, करीब करीब कागज हो गया है। और सिर्फ ये है कि कौन इंजन की रिफाइनिंग करे, इसीलिए उस इंजन का लोड कम कर दो। इसी तरह से वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतरीन एफिशिएंट इंजन कौन बनाए, तो वंदे भारत में हल्के फुल्के कोच बना दो। अब हल्के कोच बनाने के लिए वंदे भारत में मैं आपको बताता हूं क्या क्या किया गया। जो कोच बनता था रेल का, उसका पहले एक ढांचा बनता था, एक उसका कंकाल बनता था। वो कंकाल इस्पात का होता था। सरकार ने कहा इसे हटाइए, हमको हल्का चाहिए। स्टेनलेस स्टील का ढांचा बनाकर पूरी ट्रेन खड़ी कर दी गई। फिर उस स्टेनलेस स्टील के ढांचे पर अगर लोहे के भारी इस्पात की शीट्स लगाते जो पुराने ज़माने में होती थी, तो फिर ट्रेन भारी हो जाती। और भारी ट्रेन को खींचने के लिए इंजन को ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, तो एल्यूमिनियम के पतरे लगा दो। जो अंदर की फिनिशिंग होती थी, खूबसूरती बनाई जाती थी, उसको बचाने के लिए अंदर से फाइबर ग्लास की लाइनिंग लगा दी गई ताकि वो हल्की रहे। जो ट्रेन के अंदर एल्युमिनियम के और स्टील के इंटीरियर होते थे उनको बदल दिया गया और अंदर की सतह फाइबर ग्लास की बना दी गई, एल्युमिनियम की बना दी गई। अभी रुकिए, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। जब ट्रेन में घुसते हैं आप, और घुसने के बाद जब आप कोच में दाखिल होते हैं, तो वहाँ एक मजबूत दरवाज़ा होता था, शीशे का, बड़ा भारी। बहुत ताकत से आप उसे खोल पाते थे, और ये इसलिए होता था कि कोई इमरजेंसी हो तो कोई बाहर से अंदर ना आ सके। अब दरवाजे वो हटा दिए गए हैं, उसकी जगह कांच के दरवाजे हैं जो वजन में हल्के होते हैं। कमज़ोर भले ही हों, उनके सामने आप खड़े होते हैं तो अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि बार बार आदमी खुलेगा तो टूट जाएंगे। अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। हालांकि उसमें इंतज़ाम भी है कि अपने आप खुलने वाला सिस्टम काम ना करे। मकसद सिर्फ एक है, जैसे कारों का वज़न कम किया जा रहा था, वैसे वंदे भारत का वज़न कम कर दिया जाए। मामला यहीं पर नहीं रुकता है। जो ग्लास विंडो बनाई जाती हैं ट्रेन की, पुराने ज़माने में दो मोटी मोटी वैक्यूम्ड शीट लगाई जाती थी शीशे की। उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता था ताकि बाहर की हवा, बाहर की टेम्परेचर शीशे से पास होकर अंदर ना आ सके। उसको बदल दिया गया, उसकी जगह ऐसे ग्लास लगा दिए गए जो टफन्ड ग्लास थे, यानी जिनके अंदर ऐसी फिल्म लगी हुई थी जो कार में लगी होती है कि पत्थर मारो तो कांच के टुकड़े टुकड़े होके बिक। क्योंकि शुरुआती ट्रायल में आपको याद होगा कुछ लोगों ने जम के पत्थर फेंके थे और उसके शीशे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हल्का बनाया जा रहा है गाड़ी को। अब वो हल्का क्या क्वालिटी में हल्का हो रहा है या वजन में ही हल्का हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। ग्लास शीशे आपने देखे होंगे, वंदे भारत ट्रेन के जो शीशे हैं वो सारे एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि शीशों के बीच में अगर आप गैप रखेंगे तो गाड़ी की बाहर से बॉडी को मोटा बनाना पड़ेगा। एक मजबूत लोहे की, स्टील की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी जिसके अंदर शीशे जड़े जाएंगे। तो शीशों को शीशों से जोड़ दो, दिखने में भी सुंदर लगेगी और वजन भी कम होगा। लेकिन इतना लंबा हिस्सा पूरा शीशों का है। अगेन, क्वालिटी में हल्का बना रहे हैं या वजन में हल्का बना रहे हैं, ये सवाल रह जाएगा। और ये सारी चीज़ें ट्रेन के हर सिस्टम में दिखाई देती हैं। और इसीलिए ये चीज़ें जब आप ट्रेन के अंदर से लोहा निकाल लेते हैं, ट्रेन के अंदर से मजबूत चीज़ें निकाल लेते हैं, तो ये जो हल्की फुल्की नाजुक सी ट्रेन आप बना रहे हैं वो क्षण भंगुर ही होती है, जरा सी चीज़ में टूट सकती है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बाकायदा रिकॉर्ड पे हैं, एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे है, रेलवे के डॉक्यूमेंट से निकाल के आपको दिया है। आज वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है उतने ज़्यादा तथ्य ना चिपका पाऊँ। ट्रेन का वजन घटाकर सिर्फ 392 टन कर दिया गया है। अभी तो भैंस टकराई है,
लेकिन कल के दिन कुछ हो जाए तो सरकार ने कहा कि इस ट्रेन का पूरा ट्रैक जो है उसको हम दोनों तरफ से कवर कर देंगे, फेंसिंग की जाएगी, ट्रेन के आगे कोई आएगा नहीं, एक्सीडेंट होगा नहीं। एक और व्यवस्था कर दी गई कि ट्रेन में एक सेंसर वाला सिस्टम लगाया गया है कि अगर एक ही पटरी पे दो ट्रेन आ जाएं तो रुक जाएं। ये सब तो ठीक है, लेकिन ट्रेन का वजन और ट्रेन की मजबूती जा चुकी है। और माधवराव सिंधिया ने जो ट्रेन चलाई थी 150 किलोमीटर वाली शताब्दी 1988 में, 1988 से 2022 आते आते सरकार उसकी स्पीड को सरपास नहीं कर पा रही है। ये जो ट्रेन है ये 180 की रफ्तार से चलती है, जो सिर्फ 30 किलोमीटर ज़्यादा है उस 88 वाली ट्रेन से। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टेक्नोलॉजी के नाम पे आपने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। जो लोग गति के नियम जानते हैं, ज़्यादा रफ्तार से जब कोई चीज़ चल रही होती है तो उसका वजन कम हो जाता है। और अगर आपने अपने कोच पहले ही हल्के किए हुए हैं तो क्या हो सकता है। व्हील्स के बारे में मैंने रिसर्च नहीं किया, लेकिन अभी हाल में एक तस्वीर आई है जिसमें पहिया ट्रेन का पटरी पर घिस गया है। मुझे लगता है वो भी हल्का ही बनाया गया होगा। तो आपकी ट्रेन पहले के मुकाबले बहुत हल्की हो गई है, उसके अंदर से वज़न हटा लिया गया है, उसके फ्लोर का वज़न भी कम किया गया है, उसके अंदर की सतह का वज़न भी कम किया गया है, उसकी बॉडी भी हल्की बनाई गई है और उस पूरी ट्रेन को हल्का बना दिया गया है ताकि जब इंजन भागे तो झट से खींच ले और उसकी रफ्तार बढ़ सके। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की कमज़ोर रेलगाड़ी के साथ में एक कमज़ोर बॉडी की रेलगाड़ी तेज़ रफ्तार से आप इस देश में दौड़ाएंगे और दौड़ा रहे हैं। आज तो भैंस टकराई है, कल को कुछ छोटा या बड़ा हादसा होता है तो क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रेन के फ्लोर भी जो होते थे वो पहले बहुत भारी बनाए जाते थे ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो। अब उसमें भी बदलाव किया गया है और सीटें भी हल्की बनाई गई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक आपने ट्रेन का डिज़ाइन तैयार किया है, इसने सरकार की नाक तो ऊंची कर ली। पंडित नेहरू की जन्म शताब्दी पे चलाई गई शताब्दी एक्सप्रेस से ज़्यादा रफ्तार की एक ट्रेन तो मोदी जी ने चला दी। लेकिन ये ट्रेन अगर आज जो भैंस वाले हादसे हो रहे हैं और गिर जा रही है, कभी कहीं टक्कर हो रही है, कभी कहीं टक्कर हो रही है, ट्रेन के आगे एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो जानवर वानवर आ भी जाए तो उसको एक तरफ कर देता है, पहिए में फंसने से रोकता है। उन वज़नों को भी कम कर दिया गया है और पहिए घिस रहे हैं। तो ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी का भविष्य कहीं उन कारों की तरह ना हो जो वज़न हल्का करते करते एक टक्कर में दो टुकड़े हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी चिंता गलत होगी, मेरी चिंता बेकार होगी, मैं बेकार ही चिंतित हो रहा हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी आशंकाएं निराधार निकलें। चाहता हूँ कि देश और ये रेलगाड़ियाँ सुरक्षित रहें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी नाक ऊंची है किसकी नीची है। जो सोचता है ऊंची नीची नाक के बारे में वो सोचता रहे, पर मैं चाहता हूँ हम सब सुरक्षित रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि सरकार ने ये क्या किया है। आरबीआई गवर्नर आदेश ना माने तो बदल जाते हैं, क्योंकि सरकार का बहुमत है, वो जो चाहेगी वो होगा। नोटबंदी करनी है तो करनी है, ऐसे 50-100 फैसले आ चुके हैं और मुझे ये फैसला भी वंदे भारत वाला वैसा ही लगता है। भगवान सब कुशल करें, सबकी सुरक्षा का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।